हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए आपकी फेवरेट एक्ट्रेस की एक और मजेदार सी सीरीज के साथ। तो चलो जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम शिची को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में क्लीनर का काम करती थी। आज उसे उसके फर्स्ट मंथ की सैलरी मिली जो कि सिर्फ 1000 युआन थी। तभी उसके सामने से मैनेजर वोंग गुजर रहा था तो फौरन से उसके पास जाकर उसे रोकते हुए बोली कि मैनेजर वोंग, मुझे मेरी सैलरी गलत मिली है, ये सिर्फ 1000 युआन है। जबकि मैनेजर वोंग उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हुए कहता है कि यहाँ पर मुसीबतें बनाना बंद करो, अब हटो मेरे रास्ते से, और उसे धक्का देते हुए वहाँ से चला गया। इससे पहले कि वो मैनेजर वोंग के पीछे जाती तभी उसे उसके डैड की कॉल आ गई जो कि इसी होटल में एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड था। वो कहते हैं कि शिची, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मैंने बहुत वेल्थी फैमिली में शादी कर ली, तुम जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आ रहा हूँ। शिची तो वैसे भी परेशान थी। उनकी ये बात सुनकर कहने लगी कि ए ऊपर वाले, क्या करूँ मैं अपने डैड का जो दिन दिहाड़े भी सपने देखते रहते हैं। देखो बाबा, आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं, खड़े होकर अपनी ड्यूटी दे और प्लीज ख्वाब देखना बंद करे, जो कहकर वो कॉल काटते हुए चली गई। जबकि इधर डैड सोच रहे थे कि ये लड़की भी ना कभी भी इसे मेरी बातों का यकीन नहीं आएगा। तभी उनके पास उनकी नई वाइफ जो कि इसी रेस्टोरेंट की सीईओ और बहुत वेल्थी फैमिली से थी, इनके पास आ जाती है। सभी गार्ड्स इनको शादी कर लेने पर मुबारकबाद कह रहे थे, जबकि वो सीईओ कहने लगी कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी तो तुम्हारी बेटी अब से मेरी बेटी है, आप जल्दी जल्दी से चेंज कर लो तो फिर हम दोनों मिलकर अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ बेचारी शिची वो मैनेजर वोंग से अपनी सैलरी डिस्कस करने के लिए आई थी कि जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की तब मुझे मेरी बेसिक सैलरी 3000 युआन बताई गई थी, जबकि अब मुझे सिर्फ 1000 युआन मिला है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर मैनेजर वोंग बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक बार अच्छे से समझा देता हूँ और बार बार फिर मेरे पास मुंह उठाकर मत चली आना। तुम्हारी बेसिक सैलरी 3000 युआन थी ना, तुम्हारी हाफ सैलरी हमने सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रख ली और जो बाकी की हाफ सैलरी बची है यानी कि 1500 युआन, उसमें भी तुम ये देखो कि तुम इस महीने 5 बार जॉब पर लेट आई हो। अब लेट आने के भी तो तुम्हारे चार्जेस कटेंगे ना, और फिर एक बार तुम जल्दी भी चली गई थी। शिची बेचारी काफी परेशान हो गई। वो कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो कभी लेट हुई ही नहीं, बल्कि होटल की घड़ी खराब थी और जहाँ तक जल्दी जाने की बात है तो मैं एक कस्टमर को उसका सामान देने के लिए गई थी जो कि होटल रूम में रह गया था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो, मैंने ग्रुप में भी आपको मैसेज कर दिया था। मैनेजर वोंग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं कि मैं सारा रिकॉर्ड इस बुक में देखता हूँ, अब जब तुम जल्दी गई थी तो मुझे भी तुम्हारी सैलरी काटनी ही होगी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ, मुझे याद आया कि इस महीने 2 कस्टमर्स ने हमारे रूम की बुकिंग को कैंसिल करवा दिया था। उन रूम्स की सफाई तुमने की थी ना, जरूर तुमने कोई गड़बड़ की होगी। देखा, तुम्हारी वजह से हमारे होटल का कितना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम इतनी सेल्फिश हो कि सिर्फ अपनी सैलरी के बारे में सोच रही थी। शिची बोली, मगर मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ इनिशियल सफाई करना है ना, अब कोई भी कस्टमर रूम में आता है या नहीं ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं। मगर मैनेजर वोंग कहने लगे कि ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, अगर रूम की सफाई अच्छे से नहीं होगी तो फिर कौन आना चाहेगा, इसलिए भी मुझे फाइन तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट करना पड़ा और मिल मिला के 1000 युआन ही बचा है, और तुम्हें क्या चाहिए। शिची बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। कहने लगी कि आप मेरी सैलरी से इस तरह कैसे कटिंग कर सकते हैं, इवन कि मेरे घर का रेंट भी 1500 युआन है, फिर मुझे कुछ खाना पीना भी तो होगा, भला 1000 युआन से मेरा गुजारा कैसे होगा। लेकिन मैनेजर वोंग कहने लगे कि ये सब कुछ तुम मुझे क्या बता रही हो, भला इसे मेरा क्या लेना देना कि तुम कैसे मैनेज करती हो। और देखो मिस शिची, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, अगर तुम्हें ये जॉब नहीं करनी तो मत करो, चली जाओ, तुम्हारे जाते ही कोई और आ जाएगा। ये बात सुनकर शिची की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वो अपनी जॉब को खोना भी नहीं चाहती। उधर मैनेजर वोंग कह रहे थे कि अब मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो, वैसे भी मुझे चेयरमैन की शादी की तैयारी करवानी है और जल्दी ही मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी, मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। शिची बहुत ज्यादा डिसहर्ट हो चुकी थी। बाहर आकर वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहने लगी कि ए ऊपर वाले, क्या तुझे मैं नजर नहीं आ रही, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा मैं तो भूख से मर जाऊंगी।
तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी जो इसे देखते हुए पूछने लगे कि तुम्हारा नाम शिची ही है ना। वो बोली कि हाँ। तो इसके बाद वो लोग इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। शिची तो काफी ज्यादा डर गई थी कि प्लीज छोड़ो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। उसे आलीशान घर पहुंचा देने के बावजूद भी वो यही कह रही थी कि देखो आप जो कोई भी हो, मैंने आपका चेहरा अभी तक नहीं देखा, मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। सामने से डैड उसे आवाज देते हुए कहते हैं कि अरे पगली, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। शिची ने जब उन्हें देखा तो हैरान हो गई, कहने लगी कि डैड आपने चेयरमैन का हाथ क्यों पकड़ रखा है। वो बोली कि बेटा अभी भी तुम मुझे चेयरमैन कह रही हो, मुझे मॉम कहकर बुलाओ। ये सुनकर तो शिची और भी ज्यादा हैरान हो गई कि क्या मॉम। जल्दी से डैड को साइड पर लाकर उनसे पूछने लगी कि डैड क्या सच में आपने इनसे शादी कर ली। और वो बोले कि हाँ मैंने तुम्हें बताया तो था। खैर मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, ये देखो। इतना सारा गोल्ड देखकर तो शिची के होश ही उड़ गए थे। डैड उसे संभालने लगे। शिची गोल्ड को देखते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी एज में मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी। जबकि मॉम कहने लगी कि तुमने अपने डैड का बहुत ज्यादा ख्याल रखा, उनके लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अब तुम्हारे मुश्किल दिन गुजर गए हैं। मेरे बच्चे नहीं, इसलिए आज से तुम मेरी ही बेटी हो। ये देखो मैंने भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। शिची भी देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। उनको गले लगाते हुए बोली कि आपका बहुत शुक्रिया मॉम। मॉम बोली कि इसके अलावा भी तुम्हारे लिए एक काम है, ये देखो हमारी वेडिंग रिंग्स। मैं चाहती हूँ कि इसे तुम ही डिलीवर करो। इतनी एक्सपेंसिव रिंग्स देखकर पहले तो शिची के होश ही उड़ गए थे। इसके बाद हमें वेडिंग का सीन दिखाया गया, जहाँ मैनेजर वोंग सभी सर्वेंट्स को गाइड कर रहा था कि आगे वाली टेबल सिर्फ चेयरमैन की फैमिली के लिए होगी, कोई और वहाँ पर बैठने ना पाए। और ये शिची कहाँ पर रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं है। ये लड़की बिना इतने इम्पोर्टेंट इवेंट में भी ये लेट हो गई। तभी दूसरी तरफ से शिची की एंट्री हुई, जो कि अच्छे से ड्रेसअप होकर आई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। मगर मैनेजर वोंग से ये कैसे बर्दाश्त होता, उन्हें तो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। ऊपर से वो बैठी भी चेयरमैन की फैमिली के टेबल पर थी। मैनेजर वोंग उसके पास आकर बाकी सबको हेलो हाय करता है और उसे कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें काम नहीं करना। शिची कहती है कि मैंने एक दिन की छुट्टी ली है इस वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। वोंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है कि छुट्टी क्या, तुम तो ओवर टाइम काम करना डिजर्व करती हो। मगर अब शिची भी उसे कहाँ डरने वाली थी। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी के अभी जॉब से रिजाइन दे रही हूँ। चलो वो मेरे पैसे वापस करो जो तुमने सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखे थे। मैनेजर वोंग को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है कि तुम कितनी डीठ हो, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि यहाँ पर तमाशा बन जाए। मगर शिची जाने के लिए भी राजी नहीं थी। वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये शादी मेरे बगैर हो पाएगी। अगर तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो फिर ये रिंग्स देख लो, भला रिंग्स के बगैर शादी कैसे होगी। मैनेजर वोंग ने जब उसके हाथ में रिंग्स देखी तो फौरन उसके हाथ से छीन लेता है कि ये तुमने कहाँ से चोरी की, अब तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ रह गए हो। शिची उससे वो रिंग्स वापस लेना चाह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, वापस करो मुझे। तब तक दुल्हा और दुल्हन की एंट्री हो जाती है। उन दोनों के स्टेज पर आने के बाद अब चेयरमैन की बेटी यानी कि शिची को स्टेज पर बुलाया जा रहा था वो रिंग्स लाने के लिए, जो कि इस वक्त मैनेजर वोंग के हाथों में थे। वो जल्दी से अपने नंबर बढ़ाने के लिए आगे आते हुए बोला कि रिंग्स मेरे हाथों में है, इसे किसी ने चोरी कर लिए थे, मगर टाइमली मैंने इसे ढूंढ निकाले। चेयरमैन सबके सामने शिची को आवाज देते हुए कहती है कि बेटा रिंग्स लेकर स्टेज पर आ जाओ। जो सुनकर अब शिची भी उसके हाथों से वो रिंग्स ले लेती है और उसे घूर घूर कर देखने लगी। मैनेजर वोंग भी हैरान था कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऊपर स्टेज पर जाकर जब शिची बोली कि मॉम डैड आप दोनों को शादी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, तभी मैनेजर वोंग को रियलाइज हुआ कि जाने अनजाने में उसने कितना बड़ा ब्लंडर मार दिया है। मगर खैर अभी भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई, मैं उससे माफी मांग लूंगा। इधर चेयरमैन यानी कि शिची की मॉम शिची को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रही थी कि ये मेरी बेटी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फ्यूचर में मेरी तमाम प्रॉपर्टी की ऑनर भी। अब तो मैनेजर वोंग के होश ही उड़ गए, क्योंकि पहले तो उसे कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, मगर अब वो भी टूट गई। इधर शिची भी काफी ज्यादा खुश थी और माइक अपने हाथ में लेते हुए कहती है कि मैनेजर वोंग तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बख्श दूंगी, अभी के अभी तुम्हें फायर किया जाता है। उसके साथ वही हुआ जो कि वो डिजर्व करता था। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें शिची को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के साथ आई थी। मॉम उसे कहती है कि गर्मी तो आज काफी हो रही है, मगर अभी भी हमें 30 बिल्डिंग से रेंट लेना होगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम इतनी गर्मी में भी मेरे साथ काम करने के लिए आई हो। मगर शिची कहने लगी कि अरे मॉम, शुक्रिया की क्या बात, और वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा लैंड लेडी होने का। मॉम ने उसे बिल्डिंग नंबर बताया, जिसके बाद शिची रेंट लेने के लिए चली गई। आफ्टर दैट जब वो बिल्डिंग में इंटर हुई तो कहने लगी कि सर, मैं आपका रेंट लेने के लिए आई हूँ। ओल्ड मैन ने पहले से ही रेंट तैयार रखा था। कहने लगा कि ये लो बेटा, 4500 युआन मेरा मंथली रेंट। शिची ने जब देखा कि वो इतने बूढ़े हैं, ऊपर से पैसे देते वक्त भी उनके हाथ कांप रहे थे, तो इसे उन पर रहम आ जाता है। पूछने लगी कि पैसे कमाना और इतने सारे पैसे रेंट के लिए जमा करना ये आपके लिए आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ। आपके टोटल रेंट अमाउंट से एक जीरो हटा देती हूँ, जिसके बाद 4500 युआन से वो 450 युआन बन गया। हाँ, लेकिन इसके बदले मैं जब भी आपके पास रेंट लेने के लिए आऊँ तो आपको मुझे फ्री की आइसक्रीम देनी होगी। क्या ये सौदा मंजूर है? ग्रैंडपा तो खुश हो गए थे। वो कहते हैं कि आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। शिची बोली कि बस फिर डील हुई, हर महीने आप मुझे फ्री की आइसक्रीम देंगे। तब तक उसका एक्स बॉयफ्रेंड लियो भी आ पहुँचा था, जो कहने लगा कि शिची, फ्री की आइसक्रीम के लिए तुम इस बूढ़े से आदमी को ब्लैकमेल कर रही हो। बहुत अच्छा फैसला किया था मैंने जो तुमसे ब्रेकअप कर लिया। देखो मेरी गर्लफ्रेंड शिनको तुमसे ज्यादा वाइट, ज्यादा प्यारी और रिच है। जब से ये मेरी किस्मत में आई है, मेरी किस्मत का सितारा तो चमकने लग गया, और तुम गरीब के गरीब ही रहना। शिन बोली कि अरे छोड़ो भी, एक तो वो पहले से ही गरीब है, ऊपर से तुम उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। चलो भी चलते हैं यहाँ से। शिची इन दोनों के मुँह पर स्प्रे कर देती है। कहने लगी कि क्या तुम दोनों मेरे सामने मच्छरों की तरह बस कर रहे हो? निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को धक्के मारकर निकालूं। लियो को उसका ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कहता है कि कहने को तो तुम एक गार्ड की बेटी हो, मगर अपना एटीट्यूड तो देखो। मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि जो तुम्हारी फैमिली कंडीशन है, कोई भी लड़का तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहेगा। शिची को भी उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि जाते हो तुम लोग या दोबारा से स्प्रे करूं। और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, तो मैं तुमसे पहले ही अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ चुकी थी। वो तुमसे ज्यादा हैंडसम और ज्यादा रिच है। लियो कहने लगा कि ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कल हमारी कंपनी ऑफिशियली लिस्टेड होने वाली है। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम भी उस सेरेमनी में अपने उस रिच बॉयफ्रेंड को लेकर जरूर आना। जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो रिच जो तुमसे रिलेशनशिप में आ गया। ये कहने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला गया, जबकि इधर शिची सोच रही थी कि ओ गॉड, इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम और रिच है। अब कहाँ से लेकर आऊँ ऐसा बॉयफ्रेंड? थोड़ी ही देर में उसके पास एक लड़का आया जिसने काफी गंदे कपड़े पहने हुए थे, और आते साथ ही उसकी आइसक्रीम को बाइट कर देता है, ये कहते हुए कि ये बहुत डिलीशियस लग रही है। शिची बोली कि अरे अरे, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? बदले में वो एक प्यारी सी स्माइल देता है। शिची ने जब उसकी स्माइल देखी तो वो समझ गई कि ये कोई पागल वागल लग रहा है। धीरे से कहने लगी, मगर पागलों को कैसे पता चलेगा कि कोई उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? इसके बाद वो उसे अपने साथ सैलून में ले आई थी और यहाँ रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि जल्दी से इस लड़के का हेयर कट करके इसे अच्छे से तैयार कर दो। पैसों वैसों का कोई मसला नहीं, हाँ, मगर ये लड़का दिखने में बिल्कुल हैंडसम लगना चाहिए। समझ गई हो ना तुम? उस लड़के को भी रिसेप्शनिस्ट के साथ जाने के लिए कहा। इस लड़के का नाम अभी तक शिची को नहीं पता, पर इसे क्या लेना देना, फिलहाल के लिए इसे बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। यही सोच कर वो खुश होते हुए बैठ जाती है उसका वेट करने के लिए। थोड़ी ही देर में वो लड़का तैयार होकर वापस आ गया था, जो कि अब बहुत ज्यादा हैंडसम और बहुत प्यारा लग रहा था। शिची भी उसे एकदम से देखकर हैरान हो गई। कहने लगी कि अरे वाह, तुम तो इस कपड़ों में इंसान के बच्चे लगने लग गए हो, मगर अभी भी एक चीज की कमी है। मुझे तुम्हें कोई न कोई आइडेंटिटी तो देनी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा नाम तो मैं जानती तक नहीं। तभी उस लड़की की नजर सामने पड़ी हुई मैगजीन पर पड़ी, जिसमें शिहाई ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जूटेंग के बारे में लिखा हुआ था। वो देखकर तो इसे एक झटका सा लगा, जैसे इसे कुछ याद आने वाला हो। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट जूटेंग कोई और नहीं बल्कि यही लड़का था, जो कि शायद अपनी मेमोरी खो चुका था। मगर अच्छी बात यह है कि अब उसे सब कुछ याद आ चुका। इसके बावजूद भी वो शिची को इस बारे में नहीं बताता। शिची ने उसे पूछा भी कि तुम ठीक हो ना? वो बोला कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ही तो कह रही थी ना कि मुझे किसी आइडेंटिटी की जरूरत है। ये मैगजीन पर देखो, तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर जूटेंग की आइडेंटिटी ज्यादा बेटर रहेगी? शिची ने जब वो मैगजीन देखी तो वो खुश हो गई। कहने लगी कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शिहाई ग्रुप का प्रेसिडेंट कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं आया, ना ही किसी ने उसे देखा है। ये अच्छा
ऑप्शन है कि हम उसके आइडेंटिटी का फायदा उठाए। इस तरह मैं उस लियो के बच्चे के सामने अच्छे से शो ऑफ भी कर सकूंगी। नेक्स्ट सीन सेरेमनी का दिखाया गया, जहाँ शिन लियो से कह रही थी कि बेबी मुझे नहीं लगता तुम्हारी वो एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आएगी। लियो बोला कि उसकी तो आदत है बस बड़ी बड़ी बातें करने का, भला कोई भी अमीर लड़का उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों आना चाहेगा। तभी दूसरी तरफ से शिची और जूटेंग की एंट्री होती है, जो कि एक साथ काफी ज्यादा प्यारे लग रहे थे और यहाँ सेरेमनी के सभी लोग उनकी तारीफों पर तारीफें करने लगे। लियो और शिन से ये बात कैसे बर्दाश्त होती कि यहाँ के सब लोग उन दोनों की तारीफ करें। लियो पूछने लगा कि तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत तो कर ली, अब जरा इंट्रोडक्शन भी करवाओ, ये तुम्हारे साथ है कौन। शिची बोली कि और कौन हो सकता है, मेरा बॉयफ्रेंड है जूटेंग। बाकी लोगों ने जब जूटेंग का नाम सुना तो आपस में ही कहने लगे कि जूटेंग वो शिहाई ग्रुप का प्रेसिडेंट जिसे स्टॉक मार्केट और बिजनेस का गॉड कहा जाता है, कहीं ये वो तो नहीं। लियो कहने लगा कि सुनो सुनो सब मेरी बात सुनो, इस लड़की के हाथों बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं। ये एक पुअर फैमिली से है तो भला इसे इतना ग्रेट बॉयफ्रेंड कहाँ से मिलने लगा। शिन कहती है कि हाँ लियो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मिस्टर जूटेंग तो कभी भी किसी के सामने नहीं आया, ये दोनों जरूर उसकी आइडेंटिटी का फायदा उठा रहे होंगे। इवन के लियो ने तो शिची को चैलेंज भी कर दिया कि फिलहाल इस प्रोविंस का स्टॉक मार्केट गॉड मुझे कहा जाता है, अगर तुम चाहो तो हो जाए तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ एक कंपटीशन। शिची तो जानती थी कि वो किसी पागल वागल को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले आई है, फौरन से कहने लगी कि मैं भला अपने बॉयफ्रेंड को तुम्हारे साथ क्यों कंपेयर करने लगी, मुझे कोई चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करना। लियो भी कोई बेवकूफ तो नहीं था, कहने लगा कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती या फिर तुम कर नहीं सकती हो। खैर अगर तुम मुझसे जान छुड़ाना ही चाहती हो तो अभी के अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग लो, वरना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। शिची को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, तभी जूटेंग ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही उसने एक शर्त रख दी कि हारने वाले को अपनी सारी नेटवर्थ यानी कि अपनी सारी दौलत जीतने वाले को देनी होगी। लियो को तो ये सब कुछ मजाक लग रहा था, कहने लगा कि ओए गरीब लड़के तुम्हारे पास कितनी ही दौलत होगी, चलो मैं इसमें तुम्हें हराकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली कर देता हूँ, जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। लियो ने 3 मिलियन के स्टॉक्स खरीदे जो कि हाई पर हाई होते जा रहे थे और इधर जूटेंग ने 1 मिलियन का स्टॉक लिया जो कि कब से नीचे ही चल रहा था। 1 मिलियन का सुनकर शिची फौरन उसे पूछने लगी कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। उसका जवाब देने से पहले लियो पूछता है कि देखा जिसे तुम स्टॉक मार्केट का गॉड कह रही थी, उसे तो ये तक पता नहीं कि उसे अपने पैसे किस वाले स्टॉक में लगाना चाहिए। तुम पहले से ही गरीब थी और अब इस गरीब के साथ रहकर भी इसका कर्जा भरती रहोगी। इवन के बाकी के लोग भी आपस में बात करते हुए यही कह रहे थे कि इस लड़के ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, वो वाले स्टॉक्स लेकर जो कि इंक्रीज होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसके बावजूद भी जूटेंग शिची से कहने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, जल्दी ही हमारा अच्छा टाइम आने वाला है, बस तुम थोड़ा सा वेट करो और देखती जाओ। कुछ देर के बाद देखते ही देखते जूटेंग का लिया हुआ स्टॉक इंक्रीज करने लगा, जबकि लियो ने जो 3 स्टॉक्स ले रखे थे वो डाउन पर आने लगे। अचानक से देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए कि अरे ये क्या हो गया, लियो के तीनों स्टॉक्स तो नीचे आ रहे हैं जबकि इस लड़के का लिया हुआ एक स्टॉक ऊपर ही चला गया। पर इस लड़के को कैसे पता था कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। इधर शिची भी देखकर हैरान थी और लियो के पांव तले तो जमीन ही निकल गई कि अचानक से बाजी कैसे पलट गई। शिची तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, वो कहती है कि देखो देखो तुम जीत गए हो, इवन के तुम्हें 50 मिलियन का प्रॉफिट भी हो गया। मगर ये बात शिन से बर्दाश्त नहीं हुई, वो कहती है कि ये सारा तो लक का काम है। और जहाँ तक शिहाई ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जूटेंग की बात है तो हमारी कंपनी ने पिछले हफ्ते उनका इंटरव्यू लिया था, मेरे पास उसकी वीडियो है, मैं अभी सबको दिखाती हूँ, जिससे ये बात प्रूफ हो जाएगी कि शिची झूठ बोल रही है और किसी और लड़के को शिहाई ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाकर यहाँ पर ले आई है। उसकी ये बात सुनकर तो शिची डर गई थी कि अब फाइनली उसकी असलियत सबके सामने आने वाली है। वो जूटेंग से कहने लगी कि खड़े क्या हो, चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। जूटेंग कहीं भी नहीं जाता, वो वहीं पर खड़ा रहा क्योंकि वो जानता था कि वो रियल जूटेंग है। दूसरी तरफ से वो वीडियो भी स्टार्ट हो गई और फाइनली सब लोग देख लेते हैं कि असल में तो ये लड़का ही जूटेंग है। बेचारी शिची जो कि अभी तक उसे कोई बेवकूफ सा लड़का समझ रही थी, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। इवन के शिन भी देखकर हैरान हो जाती है और उसे रियलाइज हुआ कि जाने अनजाने में उसने कितना बड़ा ब्लंडर मार दिया। फौरन ही उसने
लियो के साथ ब्रेकअप कर लिया, जो कि बेचारा उसकी मिन्नतें कर रहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे ऐसा धोखा नहीं दे सकती। जबकि शिन सुटेंग के पास आकर उसे कहती है कि मैंने यीजिंग बिल्डिंग में एक पूरा फ्लोर खरीदा है अपनी कंपनी बनाने के लिए। ये एक गरीब लड़की है, ये तुम्हें डिजर्व भी नहीं करती। तुम्हारा और मेरा मैच एक दूसरे के साथ परफेक्ट रहेगा। उसकी ये बात सुनकर शिची ने उसे कॉल की और कहती है कि यीजिंग बिल्डिंग में जो फ्लोर तुमने रेंट पर ले रखा था उसका रेंट 100% बढ़ चुका है, जिससे उसको पता चला कि उसकी लैंड लेडी कोई और नहीं बल्कि शिची ही है। शिची भी उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि मेरे पास एक नहीं बल्कि कई सारी बिल्डिंग्स है। खैर शिन के साथ तो वही हुआ जो वो डिजर्व करती थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, हाजिर हुई इस सीरीज के 3rd एपिसोड के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में शिची को दिखाया जाता है जो कि साइकिल चलाते हुए जा रही थी, पर ये बात मॉम और जुटेंग से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मॉम उसे आवाज देते हुए कह रही थी कि शिची, तुम्हारी मॉम की इस सिटी में कितनी सारी प्रॉपर्टी है, क्या ये अच्छा लगेगा कि तुम कहीं और जाकर छोटी मोटी सी जॉब करो। जुटेंग भी यही कह रहा था कि तुम्हारा हस्बैंड CEO है, तुम बस ऑर्डर करो, अगर मैंने कुछ हाजिर ना किया तो फिर कहना। शिची भी उन दोनों की बातें सुनकर पक चुकी थी। आखिरकार साइकिल रोकते हुए कहने लगी कि उफ, आप दोनों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही, मैं बस शॉपिंग करने के लिए जा रही थी और साथ में मूवी भी देख लूंगी। अभी भी मॉम यही कहती है कि अगर तुम्हें मूवी देखनी थी तो मुझे पहले बता देती, चलो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रैक्टर बनवा देती हूँ। दूसरी तरफ से जुटेंग कहने लगा कि हाँ ये सही रहेगा, मैं तुम्हारे लिए एक शॉपिंग मॉल बनवा देता हूँ। बेचारी शिची को तो कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इवन के जुटेंग उसे सिटी के 3 अच्छे कंस्ट्रक्टर्स की प्रोफाइल दिखा देता है कि तुम खुद ही चूज करो तुम्हारे ये दोनों प्रोजेक्ट किसे दे। ना चाहते हुए भी शिची को चूज करना पड़ा। वो कहती है कि ये मिस्टर जिया काफी अच्छा लग रहा है, ये डिसेबल्ड लोगों को भी जॉब्स पर रखता है और इसने यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी जीत लिया, इसलिए बेहतर होगा कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स इसे दे दिए जाए। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर जिया को दिखाया गया जो कि 3 पीस सूट पहनकर अपने ऑफिस से बाहर निकला। वही बेचारे डिसेबल्ड लोग बैठे हुए उनको रोकते हुए पूछने लगे कि मिस्टर जिया, हमने सुना है कि आपको 2 बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, एक सिनेमा का और एक शॉपिंग मॉल का। प्लीज अब तो हमें हमारी सैलरीज दे दो। तब तक यहाँ पर शिची भी पहुँच जाई थी और उन लोगों की ये सारी बातें भी सुन लेती है। दिल ही दिल में कहने लगी कि अच्छा तो ये है वो मिस्टर जिया जो कि डिसेबल्ड लोगों को जॉब्स ऑफर करता था। उधर मिस्टर जिया कहने लगा कि अच्छा तो तुम लोगों को सैलरीज चाहिए, फिर खड़े क्यों हो, घुटने टेको और मेरे सामने मिन्नतें करो सैलरी मांगने की। वो बेचारे तो बिल्कुल भी देर नहीं करते और जल्दी जल्दी से घुटने टेक देते हैं। मगर तभी शिची आगे आते हुए कहने लगी कि अरे अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं, उठे उठे खड़े हो जाए, आपको इसके सामने घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं। सैलरी आपका हक है जो इसे हर हाल में आपको देनी होगी। आप इसके लिए काम करते हो तो आपको इससे भीख मांगने की क्या जरूरत। मगर वो अंकल कहने लगा कि नहीं बेटा, तुम नहीं जानती, मेरी बूढ़ी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीसिस पेंडिंग है, मैं और लेट नहीं कर सकता। जो कहकर वो दोबारा घुटने टेक लेता है। इधर मिस्टर जिया उस पर हंसने लगा। वो कहता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो, तुम्हें सैलरी तो जरूर मिलेगी, लेकिन कब, ये सिर्फ मेरे मूड पर डिपेंड करता है। शिची को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इन लोगों की लाइफ वैसी ही इतनी टफ है और तुम इन लोगों के लिए और ज्यादा मुसीबतें बढ़ा रहे हो। ये कहकर वो उसे एक लात भी मार देती है। मिस्टर जिया की तो बैंड ही बज गई थी, मगर फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इन लोगों के साथ जुल्म कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग मेहनत ही नहीं करते, तो इसमें मेरी क्या गलती, मैं इन लोगों को किस चीज के पैसे दूँ? शिची बोली कि ओह अच्छा, तुम मुझे अंधी समझते हो क्या? ये देखो, काम कर करके इनके हाथों पर खून के चाले बन गए हैं और तुम कह रहे हो कि ये लोग मेहनत नहीं करते। बगैर मेहनत के ये कैसे हो सकते हैं? मिस्टर जिया ने अब अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी थी। वो कहने लगा कि तुम गरीब लोग इस काबिल नहीं कि मुझे कुछ भी सिखाओ, चलो जाओ जाओ और अपना काम करो। वैसे भी मुझे यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला है जो आज रात को मैं रिसीव करने के लिए जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की वजह से खामखा मेरा मूड खराब हो जाए। और तुम सब चीप वर्कर्स, तुम लोगों ने मुझे ऑफेंड किया है, अब तो सारी जिंदगी तुम लोगों को सैलरी नहीं मिलने वाली। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर अंकल शिची से कहने लगा कि बेटा, तुम्हें खामखा बीच में नहीं आना चाहिए था, तुम नहीं जानती कि हम लोग कितने ज्यादा मजबूर है। मगर शिची उनको समझाते हुए कहती है कि अंकल आप फिक्र नहीं करें, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में
शिची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यही सोच रही होती है कि मिस्टर जिया को सबक कैसे सिखाया जाए। तभी मॉम आते हुए बोली कि बेटा तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारी मॉम है ना, मैं हमेशा के लिए उसे बिजनेस इंडस्ट्री में बैन करवा दूंगी। शिची बोली कि नहीं मॉम, ये सजा तो उसके लिए बहुत कम होगी। आज शाम को वो अपना अवार्ड रिसीव करने वाला है ना, मैं उसे ऐसी सजा देना चाहती हूँ कि वो हमेशा के लिए याद रखे। बाकी का काम मॉम ने शिची पर छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी बेटी कितनी समझदार है और ऐसे लोगों को तो वो कभी भी जाने नहीं देती। नेक्स्ट सीन हमें अवार्ड सेरेमनी का दिखाया गया, जहाँ यंग इंटरप्रेन्योर के अवार्ड के लिए मिस्टर जिया को नॉमिनेट किया गया था। वो भी काफी खुश होकर अपना अवार्ड लेने के लिए आ ही रहा था। तभी दूसरी तरफ से शिची उन सभी अंकल्स के साथ आते हुए कहती है कि रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। वो अंकल्स भी यही कह रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारी सैलरीज वापस करो। ये सुनकर वहाँ बैठे हुए लोग भी आपस में ही बातें करते हुए कहने लगे कि इंसाफ, कैसा इंसाफ, ये कौन लोग हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। मिस्टर जिया भी समझ चुका था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। वो जल्दी जल्दी से शिची के सामने आते हुए कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शिची बोली कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, हम इंसाफ लेने के लिए आए हैं। तो वो कहता है कि समझ गया, तुम लोगों को पैसे चाहिए ना, देता हूँ पैसे, लेकिन इसके बाद यहाँ से दफा हो जाना। आज मुझे अवार्ड मिलने वाला है और तुम लोग इसे डिले कर रहे हो। तुम लोगों को कुछ अंदाजा भी है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ये लो पैसे और अब यहाँ से दफा भी हो जाओ। शिची ने उसके हाथ से पैसे तो ले लिए, मगर अब वो इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं थी। सारे पैसे उसने ऊपर की तरफ फेंक दिए, ये कहते हुए कि कुछ काम ना इंसान को वक्त से पहले ही कर लेने चाहिए, मगर अफसोस कि अब तुम्हारा वक्त गुजर चुका, अब हमारा वक्त है। और वैसे भी आज हम यहाँ पर सिर्फ पैसे लेने के लिए नहीं आए, बल्कि कुछ और करने के लिए आए हैं। जो कहते साथ ही वो स्टेज पर चली गई। यहाँ बैठे हुए लोग भी आपस में ही बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या ये लड़की सच कह रही है, क्या मिस्टर जिया ने वाकई में ही इन बेचारे डिसेबल्ड लोगों की सैलरीज रोक रखी थी। उधर शिची बताने लगी कि मिस्टर जिया की कंपनी सिर्फ ये प्रिटेंड करती थी कि वो डिसेबल्ड लोगों का ख्याल रखते हैं, उन्हें जॉब्स पर रखते हैं, मगर असल में ऐसा कुछ भी नहीं। ये लोग डिसेबल्ड को सिर्फ इसलिए जॉब पर रख रहे हैं ताकि बात बात पर इनकी सैलरीज काट सके, और इनको कई महीनों की सैलरीज भी नहीं दी गई। एसोसिएट कमेटी मेंबर को वो इस बात का सबूत पकड़ा देती है। इधर लोग भी आपस में मिस्टर जिया को बुरा भला कहने लगे कि ये इतना बुरा इंसान है, फिर भी इसे अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इस जैसे लोगों को तो इस दुनिया में होना भी नहीं चाहिए, जिसे डिसेबल्ड लोगों पर भी तरस नहीं आता। मिस्टर जिया ने जब देखा कि मामला हाथ से निकल चुका है, तो वो वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था, मगर उन सभी अंकल्स ने इसे रोक लिया, ये कहते हुए कि तुम कहाँ जा रहे हो, जब तक हमें हमारी सैलरीज नहीं दे देते तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब मिस्टर जिया भी वही अपनी जगह पर रुक खड़ा हुआ। शिची बोली कि इसकी हिम्मत तो देखो, सबके सामने भागने की कोशिश कर रहा था और इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद भी ये यहाँ पर अवार्ड लेने के लिए आ गया, कितना बेशर्म इंसान है। बाकी के लोग भी उसे बुरा भला कह रहे थे। इंटरप्रेन्योर एसोसिएशन कमेटी के मेंबर ने भी उसे अपनी कमेटी से निकाल बाहर किया। मिस्टर जिया ने भी इन लोगों की बातें बहुत सुन ली थी। आखिरकार वो तंग आकर कहने लगा कि चुप करो तुम सब लोग, और ये पिक्चर्स क्यों ले रहे हो, पिक्चर लेना बंद करो। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये अवार्ड सेरेमनी खराब करने से मुझे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये लोग जो अभी तक सैलरी मांग रहे थे, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और भला इस छोटे से अवार्ड से मुझे क्या ही मिल जाता, मुझे वैसे भी 2 बड़े प्रोजेक्ट्स मिल चुके, एक शॉपिंग मॉल और एक सिनेमा का, तो इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए होगा। ये कहते हुए तो मिस्टर जिया बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, इवन के ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगा। तभी दूसरी तरफ से एंट्री होती है शिची की मॉम की, ये कहते हुए कि तुम्हारे सिनेमा का प्रोजेक्ट तो मैंने कैंसिल कर दिया। अचानक से जब मिस्टर जिया ने उसे देखा और उसके मुंह से ये बात सुनी, तो कहने लगा कि मैडम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे शॉपिंग मॉल का भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, क्या आपको मेरे काम पर यकीन नहीं? तब तक वहाँ पर जूटेंग भी आ पहुँचा था, ये कहते हुए कि तुम्हारा शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट भी मैंने कैंसिल कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तुम्हें बिजनेस इंडस्ट्री से भी बैन कर दिया। यहाँ तो मिस्टर जिया के होश ही उड़ गए। वो पूछने लगा मगर क्यों, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आप लोगों को तो मैंने कभी भी ऑफेंड नहीं किया। मॉम बोली कि तुमने मुझे तो ऑफेंड नहीं किया, मगर मेरी बेटी को तो किया है ना। तब तक शिची भी उसके सामने आ गई थी। जूटिंग भी यही कह रहा था कि हाँ तुमने मेरी वाइफ को ऑफेंड किया है। मिस्टर जिया तो अब स्पीचलेस हो गया था। वो कहने लगा कि तुम रिच फैमिली की बेटी हो, इवन के फेमस बिजनेसमैन की वाइफ भी। अब उसके होश ठिकाने आ गए थे और फौरन से यू टर्न लेते हुए कहने लगा कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। शिची बोली कि अच्छा तो अब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम वापस जाओ कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लेकिन अब से ये सब तुम्हारे बॉस होंगे और तुम इसके एम्प्लॉय
मिस्टर जिया इस बात को कैसे एक्सेप्ट करता, वो तो लाचार होकर वहीं पर बैठ जाता है, जबकि शिची बड़े मजे से कहने लगी कि इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे जितनी बुरी नहीं हूँ, तुम्हें तुम्हारी सैलरी जरूर मिलेगी, मगर कब ये सिर्फ मेरे मूड पर डिपेंड करता है। जो कहकर वो उसके सामने डांस करने लगी और इसी मजेदार से सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में शिची को अपने डैड के साथ गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। वो मजे मजे से वेटर को आवाज देते हुए कह रही थी कि बॉस जल्दी जल्दी से मेरे लिए एक इंस्टेंट नूडल ले आओ। डैड भी उसके साथ बिल्कुल बच्चे बन गए थे। वो भी वेटर को आवाज देते हुए कहते हैं कि हाँ, एक नूडल का बाउल मेरे लिए भी ले आना। तभी एंट्री हुई चेयरमैन यानी कि लुवेन की मॉम की, जो कि वेटर को रोक देती है कि कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। डैड तो उसे देखकर काफी ज्यादा डर गए थे, इवन कि उनकी तो सांसें तक रुक गई। जबकि शिची तो अपने मजों में थी क्योंकि अभी तक उसने मॉम को देखा नहीं था। डैड भी उसे होश में लाते हुए कहते हैं कि शिची तुम्हारी मॉम आ चुकी है। उनको देखकर तो शिची की भी बोलती बंद हो गई। मॉम बोली कि तुम दोनों यहाँ मजे से गेम खेलकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, कौन संभालेगा उसे? क्या मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ? शिची बोली कि मॉम वो सब तो ठीक है, मगर मैं सिर्फ एक छोटी सी एम्प्लॉय बनना चाहती हूँ, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। जो सुनकर मॉम कहने लगी कि अच्छा ठीक है, फिर तो मुझे तुम्हारे डैड को ही भेजना होगा कंपनी को संभालने के लिए। तो मिस्टर जियानफू, आज से आप कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर होंगे। उन बेचारे के तो सुनकर होश उड़ गए, जबकि शिची कहने लगी कि अरे वाह डैड, घबराने की जरूरत नहीं, वैसे भी आप 50 इयर्स के हो चुके हैं और ये सही टाइम है एक कंपनी को संभालने का। तो कल हम दोनों ऑफिस में साथ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में शिची को दिखाया गया, जो सबको हेलो हाय करते हुए कह रही थी कि मेरा नाम जियान शिची है और आज मेरा पहला दिन है इस ऑफिस में। तभी एक लड़की जिया उसे पुश करते हुए बोली कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर खड़े होकर तुम्हारा वेट कर रहे थे? भला एक इंटर्नी की इतनी औकात, बल्कि हम इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर का वेट कर रहे हैं। शिची को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आया, मगर तब तक कंपनी का शेयर होल्डर भी आ पहुँचा था, जो कि मिस्टर जियानफू ही होता है। वो इन सभी लोगों की अटेंशन लेकर अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और बता रहे थे कि आज से मैं इस कंपनी का इंचार्ज हूँ। आई होप कि हम सभी लोगों का साथ में टाइम अच्छे से गुजरेगा। उनके जाने के बाद जिया कहने लगी कि ओ माय गॉड, मिस्टर जियानफू तो कितने हैंडसम है। शिची तो सुनकर हैरान हो गई और पूछने लगी कि बहन तुम्हारी आंखें ठीक तो है ना, तुम किसको हैंडसम कह रही हो? जिस पर जिया बोली कि तुम जैसे पेंडू लोगों को क्या पता, अमीर लड़के जिस भी एज में हो वो हमेशा हैंडसम ही लगते हैं। इस पर तो शिची ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जिया मिस्टर जियानफू से फ्लर्ट करने के लिए पहुंच जाई थी। उनके पास आते हुए बोली कि मिस्टर जियानफू देखे मैं आपके लिए कावा बना कर लाई हूँ, वो भी इतना फिट वाला। एक बार ही पी लेने से आपकी नींद उड़ जाएगी और आप सारी रात बैठकर अपना काम कर सकेंगे। ये सुनकर मिस्टर जियानफू कहने लगे कि क्या सच में इससे मेरी नींद उड़ जाएगी? जिया बोली कि हाँ क्यों नहीं, कल रात मैंने भी यही वाला कावा पिया था, जिसके बाद मैं सारी रात बैठकर अपना काम आसानी से कर पाई। मिस्टर जियानफू को तो वैसे ही उसका ये बिहेवियर बड़ा अजीब लग रहा था। वो कहने लगे कि देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए सारी रात बैठकर काम नहीं करना चाहता, क्यों ना तुम ही ये कावा पी लो और उसके बाद रिपोर्ट बनाने में मेरी हेल्प करो। जिया कहने लगी कि अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी और आपको खुद को बूढ़ा नहीं कहना चाहिए, अभी तो आप इतने जवान लगते हैं। ये कहकर वो शर्माते हुए चली गई। मिस्टर जियानफू भी सोच रहा था कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में जिया वो फाइल उठाकर शिची के पास ले आई और उसे ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहती है, जो सुनकर शिची कहने लगी कि भला मैं तुम्हारे हिस्से का काम क्यों करूं, और अगर मैं तुम्हारा काम कर लूं तो तुम क्या करोगी? जिया बोली ऑफ कोर्स मैं मिस्टर जियानफू के साथ डेट पर जा रही हूँ। ये सुनकर तो शिची हैरान हो गई और कहने लगी कि ओ बहन, ये हमारा ऑफिस है, कोई डेटिंग कॉर्नर नहीं, जल्दी से अपना ब्रेन वॉश करके अपने काम पर लग जाओ। तभी शिची को उसके डैड के मैसेजेस आ जाते हैं कि शिची मैं तुम्हें कुछ पॉकेट मनी देना चाहता हूँ। इधर जिया की नजर भी उन मैसेजेस पर पड़ जाती है। कहने लगी कि ये तो मिस्टर जियानफू की प्रोफाइल है ना, तुमने ऑलरेडी ही इनको गॉडफादर का नाम भी दे दिया। कितनी तेज निकली तुम तो, मुझे हिदायत करती रहती हो कि किसी को भी मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए और खुद देखो मिस्टर जियानफू के साथ चक्कर चला रही हो, वो भी चोरी चुपे। शिची बोली कि पागल हो गई हो क्या, जरा हम दोनों को गौर से देखो, क्या हम दोनों में कुछ भी सेम नहीं लगता? जिया गौर से देखने के बाद कहने लगी कि अरे हाँ, तुम ये कहना चाह रही थी ना कि तुम दोनों कपल लगते हो। कितनी
कितनी बेशर्म लड़की हो तुम। लेकिन ये मत समझना कि तुम जीत गई हो, क्योंकि विनर कौन है ये बात अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई और हम भी देखते हैं कि किसकी सेड्यूसिंग एबिलिटी ज्यादा अच्छी है। शिची समझ चुकी थी कि हिंट देने के बावजूद भी इसके मोटे दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला, इसलिए वो ये कहते हुए जाने लगी कि मेरे पास इतना फजूल का टाइम नहीं जो मैं तुम्हारे साथ वेस्ट करूं। बाहर आने के बाद शिची काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि ज़ूटेंग खड़ा उसका वेट कर रहा था। ये भागकर उसे हक करती है और ये वाला सारा सीन इधर जिया ने भी देख लिया था। वो कहने लगी कि अरे ये तो शिहाई ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर ज़ूटेंग है ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि शिची डबल गेम खेल रही है, मिस्टर जियानफू के साथ भी और ज़ूटेंग के साथ भी। साथ ही उसकी पिक्चर्स भी क्लिक कर ली कि अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, बड़ी आई तुम मुझे हराने वाली। नेक्स्ट सीन में शिची को जिया की बातें सोच सोच कर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। कि तभी ज़ूटेंग उसके लिए एक गिफ्ट लेकर हाजिर हो गया, जो देखकर तो शिची बहुत ज्यादा खुश हो गई। डैड भी अपनी वाइफ के लिए सेम गिफ्ट लेकर हाजिर हो जाते हैं, ताकि उनको ये बात फील ना होना कि उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है। ये देखकर शिची कहने लगी कि मॉम हम कितनी लकी है ना, या फिर कुछ ज्यादा ही समझदार, क्योंकि हम दोनों ने अपने लिए वो पार्टनर्स चूज किए जो जानते हैं कि हमें कैसे खुश किया जाए। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहां मिस्टर तियानफू ज़ूटेंग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बता रहे थे कि ये हमारे बड़े क्लाइंट है, जिसके साथ हम एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। थोड़ी ही देर में जिया भी पहुंच आई, ये कहते हुए कि ये मीटिंग नहीं हो सकती। मिस्टर तियानफू, शिची आपके साथ गेम खेल रही है। आपके साथ होने का नाटक करके ये मिस्टर ज़ूटेंग के साथ हवाओं की सैर कर रही थी। मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा, नहीं तो आप खुद पूछ लें। मिस्टर जियानफू को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इधर जिया सोच रही थी कि शिची अब तुम देखती जाओ कि तुम्हारे साथ होता क्या है। उधर डैड उन दोनों से कहने लगे कि तुम दोनों हवाओं की सैर कर रहे थे और बेशर्मो मुझे इनवाइट तक नहीं किया। ये सुनकर इधर जिया के तो होश ही उड़ गए। वो कहने लगी कि मिस्टर तियानफू आपको ये मजाक लग रहा है। वो बोले कि प्लीज यहाँ रहकर हमारी मीटिंग खराब मत करो और न ही फजूल किस्म के तमाशे बनाओ। बाहर जाकर अपना काम करो और अगर नहीं कर सकती तो रिजाइन दे दो, मुझे इससे कोई भी मसला नहीं। जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसका खेल उसी पर कैसे भारी पड़ गया। थोड़ी ही देर में वो बाहर आई और सबको इकट्ठा करते हुए कहने लगी कि सुनो सुनो, शिची इस ऑफिस में रहकर डबल गेम खेल रही है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो ये देखो, अपनी आंखों से देख लो। जो देखकर तो सभी लोग आपस में शिची के बारे में बातें करने लगते हैं। तो पिक्चर्स देखकर शिची उसे समझाते हुए कहती है कि देखो जिया, इस तरह के रूमर्स फैलाना बंद करो, वरना तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाएगा। मगर जिया अपनी हरकतों से बाज आने वाली कहाँ थी। वो कहने लगी कि शिची तुम इतनी कैपेबल हो, तुमने दो अमीर मर्दों को अपने झांसे में फंसाया हुआ है, तो भला तुम्हें इस बात का डर क्यों है कि लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। तब तक ज़ूटेंग और मिस्टर जियानफू भी बाहर आ जाते हैं। ज़ूटेंग कहने लगा कि लड़की अभी भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। मैं बता रहा हूँ कि अगर तुमने अपनी जुबान बंद नहीं की तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो मैं भी गेस नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी जिया पर कोई असर नहीं हुआ। वो शिची से कहने लगी कि शिची, चाहे इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर और सबसे बड़ा क्लाइंट भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर भी मैं हक की बात करना नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी कंप्लेन चेयरमैन से करूंगी, क्योंकि इंसाफ मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तब तक कंपनी की चेयरमैन भी पहुंच आई, ये पूछते हुए कि इतना शोर किसने मचा रखा है। जिया उनको देखकर खुश हो जाती है, कहने लगी कि शोर तो जरूर मैंने मचा रखा है, मगर इस शोर की वजह मैं नहीं बल्कि ये लड़की जियान शिची है। मॉम ने तो उसकी और कोई भी बात नहीं सुनी और डायरेक्टली उसे फायर कर देती है। जिया भी सुनकर हैरान हो गई, कहने लगी कि नहीं मैडम, आप गलत समझ रही है, ये सब कुछ तो इस शिची की वजह से हुआ। क्या आप जानती भी है कि ये आपके पीठ पीछे यहाँ ऑफिस में क्या कर रही है। अभी भी मॉम उसकी कोई बात नहीं सुनती, कहने लगी कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं बन रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इस तरह फजूल किस्म के रूमर्स फैलाने की। अब ये सुनकर तो जिया के होश ही उड़ गए थे, मगर शिची काफी ज्यादा खुश हो रही थी और कहने लगी कि चलो जरा मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये मेरी मॉम है, ये मेरे डैड और ये मेरे हैंडसम से हस्बैंड। हम चारों एक हैप्पी फैमिली है। तुम ही मेरे हिंट को नहीं समझ पाई थी, तो इसमें मेरा क्या कसूर। बेचारी जिया तो अब कहती रही कि मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी, मगर अब उसकी सुनने वाला कौन था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th
एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में मॉम शिची के पास से एक टॉय कार लेकर आती है और साथ ही उसे बर्थडे विश कर रही थी, जिस पर शिची ने उनका शुक्रिया अदा किया। वो कहती है कि मॉम अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही, तो अब मैं टॉयज के साथ थोड़ी ना खेलूंगी। इस पर मॉम कहने लगी कि अरे पगली, पहले इसे ओपन करके तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। शिची ने जब उस टॉय कार को ओपन करके देखा तो उसमें कार की कीज थी, जो देखकर वो हैरान हो गई। मॉम ने बताया कि तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट में मैंने तुम्हारे लिए कार ली है, जिसकी कीमत 30 मिलियन है, मगर तुम उसे पिकअप करने के लिए कैसे जाओगी, क्योंकि बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है ना। शिची के तो अभी तक होश उड़े हुए थे। वो उठकर ऊंची आवाज में कहने लगी कि 30 मिलियन, आज बारिश क्या, अगर तेज आंधी भी हो रही हो ना, तब भी मैं इस कार को पिकअप करने के लिए जरूर जाऊंगी। ये कहकर वो फौरन से उस कार को पिक करने के लिए निकल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो स्टोर में पहुंच आई थी, जहां स्टॉप सर्वेंट लिया ने उसे वेलकम किया और उसे पूछती है कि मैडम आप हमारी शॉप से क्या लेने के लिए आई है, मुझे बताए, मैं आपको अच्छे से विजिट करवा देती हूँ। तभी एक दूसरी शॉप सर्वेंट शीन आकर कहती है कि ये देखो, एक और गरीब हमारी शॉप में घुस आई, वो भी सिर्फ बारिश से बचने के लिए, वरना तो इन लोगों की क्या औकात यहाँ से कोई भी चीज खरीदने की। ऐसे लोग सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं, इनको एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं। मगर लिया काफी अच्छी थी, वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं आपको शॉप अच्छे से विजिट करवा देती हूँ, फिर जो चीज आपको पसंद आई और आपके लिए अफोर्डेबल हुआ तो आप उसे ले लेना। शिची को भी उसका बिहेवियर काफी पसंद आया, मगर शीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता तो है कि ये गाड़ियाँ कितनी एक्सपेंसिव है, और इस लड़की के तो शक्ल से लग रहा है कि ये अपनी पूरी लाइफ में भी इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकती। शिची को तो उसकी बातें सुन सुनकर दिल ही दिल में हंसी आ रही थी और पूछने लगी कि अच्छा ये बताओ, तुम लोगों की शॉप में सबसे महंगी गाड़ी कितने की होगी। लिया ने बताया कि 10 मिलियन की। इस पर भी शिन ने उसे टोक दिया कि क्या तुम इस गरीब लड़की को बता रही हो, ये जानते हुए भी कि ये इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी कुछ और कस्टमर्स इंटर हो गए थे, जिन्हें देखकर शिन बोली कि फाइनली मेरे वीआईपी कस्टमर्स आ गए हैं, जिनका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, प्लीज आए ना, पहले हम चाय पी लेते हैं। उस लड़की सुमो ने जब शिची को देखा तो कहने लगी कि अरे ये तो हमारी पुरानी क्लास फेलो है, जो कि क्लास में सबसे गरीब हुआ करती थी, और देखो तो सही, ये आज भी गरीब के गरीब ही है। उसका बॉयफ्रेंड जैंग बोला कि अरे हाँ, तुम्हारा फादर तो हमारे घर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था ना, तुम भी अपनी सीवी भिजवा देना, मैं तुम्हें भी अपने घर में सफाई करने के लिए रख लेता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। शिची बस खामोशी से खड़े इन दोनों की बातें सुन रही थी और सुमो कहने लगी कि तुम्हें याद है जैंग ने स्कूल लाइफ में तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने साथ ही उसे रिजेक्ट कर दिया। आज मुझे ही देख लो, इसकी गर्लफ्रेंड होकर बड़े से घर में रह रही हूँ, लग्जरी गाड़ियाँ हैं मेरे पास, अब मुझे देखकर तुम्हें जेलसी तो हो ही रही होगी। जैंग भी उसके करीब आकर उसे टच करते हुए कहता है कि अब तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा मुझे रिजेक्ट करने पर, लेकिन शिची ने पहले ही उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, ये कहकर कि तुम्हारे पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, ना तो मुझे तुम पसंद हो, ना ही मुझे तुम्हारे पैसे पसंद है। जैंग से अपनी ये इंसल्ट कैसे बर्दाश्त होती। वो शिन से कहने लगा कि अभी भी तुम खड़ी मुंह देख रही हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारी शॉप से शॉपिंग करूं, इस लड़की को उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक देती। जिस पर शिनी से सॉरी करती है और शिची से कहने लगी कि तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से, खामखा तुमने हमारे वीआईपी कस्टमर का मूड खराब कर दिया। तभी लिया बीच में आते हुए कहने लगी कि नहीं, जो भी कस्टमर एक बार हमारी शॉप में आ जाए तो हमें कोई हक नहीं कि हम उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहे, क्योंकि हमारे लिए सब इक्वल हैं। जैंग को भी सुनकर गुस्सा आ गया। वो कहता है कि यू चीप वेटर, अगर तुम यहाँ की सर्वेंट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ अमीर लोग ही यहाँ के कस्टमर्स हो सकते हैं। मैंने इस गाड़ी को खरीदने के लिए पहले ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं। 1.2 मिलियन की शॉपिंग काफी होगी ना इस जैसे चीप वेटर्स को यहाँ से फायर कराने के लिए। शिन तो सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि उसका कस्टमर इतना वीआईपी है, जिसने आते ही 1.2 मिलियन की गाड़ी खरीद ली, और फिर इसके परफॉर्मेंस का क्रेडिट भी तो शिन को ही जाएगा। लिया ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोच रही थी कि ये जॉब मुझे इतनी मुश्किल से मिली है, मैं इस जॉब को नहीं खो सकती, जबकि शिनू से ताना मारते हुए कहती है कि तुम यही डिजर्व करती हो, अब यहाँ पर खड़ी क्यों हो, जाकर अपना सामान पैक करो और अपनी इस पुअर कस्टमर के साथ तुम भी निकलो यहाँ से। आखिरकार शिची भी बोल पड़ी। वो कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, जिस गाड़ी की तुम बात कर रहे हो इसे तो पहले ही मैंने डबल प्राइस में खरीद ली। सुमो और जैंग उसकी बात का यकीन क्यों करते। वो कहने लगा कि अब नाटक करना बंद भी करो, क्या मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता कि तुम्हारे पास खाने पीने तक के पैसे नहीं, और अगर तो तुम इस लड़की को बचाने के लिए ये सब कह रही हो तो ये घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग ले, मैं माफ कर दूंगा इसे। शिची उसकी बात का
तो कोई भी जवाब नहीं देती मगर अपना कार्ड लियाओ को देते हुए कहने लगी कि जाकर जल्दी से इसे स्वाइप अप करो। लियाओ ने भी खुश होकर जल्दी जल्दी से उसका कार्ड ले लिया, जबकि ये तीनों तो देखकर हैरान थे कि ये गरीब लड़की इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। और जब कार्ड स्वाइप अप हो गया फिर तो इन तीनों के होश ही उड़ गए। ऊपर से शिची ने परफॉर्मेंस क्रेडिट भी लियाओ को दे दिया। लियाओ भी काफी ज्यादा खुश थी और उसके पास एक और गिफ्ट लेकर आती है कि यह हमारी कंपनी की पॉलिसी है, जो भी यहाँ से शॉपिंग करेगा हम उसे अपने पास से एक गिफ्ट भी जरूर देते हैं। इधर ये तीनों जो आंखें पाड़ पाड़ कर देख रहे थे, जैंग बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अब नाटक करना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। शिची उसके सवाल का तो कोई जवाब नहीं देती मगर शिन से कहने लगी कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तभी सुमो भी बीच में बोल पड़ी। वो कहती है कि अच्छा तो अब समझ में आया मुझे, शिची ने इस लड़की को पैसे दिए होंगे तभी तो ये लड़की भी इसके साथ यहाँ पर नाटक कर रही है। बताओ जरा शिची ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं तुम्हें उसके दुगने पैसे देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम यहाँ पर प्रूफ कर दो कि शिची इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी को कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। लिया तो बेचारी हैरान परेशान थी कि ये लोग मुझसे क्या कह रहे हैं, मैं तो कोई भी नाटक नहीं कर रही। जबकि इधर शिची कहने लगी कि ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझसे बस ड्राइविंग करने की जहमत नहीं होती और वैसे भी मेरी अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी तो वो कड़ी है। इन तीनों की नजर जब उस एक्सपेंसिव गाड़ी पर पड़ी तो तीनों ही उस पर हंसने लगे। सुमो ने तो उसे पागल तक बोल दिया। वो कहती है कि तुम्हें कुछ अंदाजा भी है, इस गाड़ी की कीमत 30 मिलियन है। जैंग कह रहा था कि अगर तुम खुद को और अपनी पूरी फैमिली को भी भेज दो ना तब भी तुम इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकती। और वैसे भी इस गाड़ी को सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनकी नेटवर्थ बिलियंस में हो, तुमने औकात देखी है अपनी। शिन भी बीच में हिस्सा लेते हुए बोली कि ये लिमिटेड एडिशन गाड़ी है और तुम जैसे लोग जिनके पास सिर्फ चंद मिलियंस ही होते हैं वो इस गाड़ी को कभी भी डिजर्व नहीं करते। जैंग भी मजीद उसका पोल खोलते हुए कहता है कि अपनी सैलरी देखी है तुमने, पूरे महीने में तुम सिर्फ चंद हजार ही कमाती हो और अपनी बातें देख लो। चलो भी अब ये नाटक करना बंद करो। मगर शिची को इन लोगों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो कहती है कि ओह माय गॉड, मैं यहाँ इस गाड़ी को खरीदने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। जो सुनकर वो लोग खुश हो गए कि देखा तुम्हारी औकात ही नहीं है। पर तभी शिची ने बताया कि मैं तो इसे पिकअप करने के लिए आई हूँ। यहाँ शिन कहने लगी कि देखा पकड़ा गया ना तुम्हारा झूठ, ये गाड़ी तो सिर्फ वॉइस से खुलती है और हमारे पास तो इसकी कीस तक नहीं, तो भला तुम इस गाड़ी को यहाँ से कैसे लेकर जाओगी। इसलिए बेहतर होगा कि अब तुम ये नाटक करना बंद कर दो क्योंकि थोड़ी ही देर में तो वैसे भी तुमने एक्सपोज हो जाना है। मगर शिची इन लोगों को इवल स्माइल के साथ देखती रही और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। इधर सुमो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उसे आवाज देते हुए कहती है कि शिची फाइनली तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने आने वाला है। जबकि शिची मजे मजे से आकर गाड़ी के ऊपर बैठ गई। इवन के गाड़ी को ऑर्डर दे दिया लाइट्स और डोर्स को ओपन करने का। वो एक्सपेंसिव गाड़ी फौरन से ऑर्डर को फॉलो करने लगी। ये देखकर तो यहाँ तीनों ही हैरान हो गए थे। शिन कहने लगी कि क्या इसका मतलब कि तुम ही इस गाड़ी की असल ओनर हो। जैंग को अलग यकीन नहीं आ रहा था और सुमो ने तो ऊंची ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार जिसकी कीमत 30 मिलियन है ये इस लड़की ने कैसे खरीद ली। शिची को उन तीनों के ये एक्सप्रेशन देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वो अपनी गाड़ी से पूछने लगी कि ऐसे कुत्ते लोग जो हर वक्त आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, तुम्हारी लैंग्वेज में ऐसे लोगों को क्या नाम देना चाहिए। जिस पर उसकी गाड़ी ने उसे जवाब देते हुए बताया कि फॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे लोगों को मेंटली रिटार्ड पीपल कहते हैं। जो कहने के साथ ही उसने अपना हॉर्न ऊंची ऊंची आवाज में बजाना शुरू कर दिया ताकि वो लोग इससे डिस्टर्ब हो जाए। शिची को उन तीनों पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में डैड शिची को आवाज देते हुए कह रहे थे कि शिची तुम्हें याद है ना, आज हमें गांव वापस जाना है। जबकि शिची तो उनके सामने बैंड बाजे वाले के साथ खड़ी थी। डोल वाले डोल बजाते हुए कह रहे थे कि प्रेसिडेंट गांव वापस आ गया है, सब लोग अच्छे से इनका वेलकम करो। डैड ने तो जब ये सारा तमाशा देखा तो शिची से पूछने लगे कि शिची ये तुम क्या कर रही हो। शिची ने बताया कि हम गांव वापस जा रहे हैं ग्रैंडपा की 80th बर्थडे मनाने के लिए। अब वैसे भी आप कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके हैं तो आपके रिलेटिव्स को भी आपको देखकर आप पर प्राउड फील करना चाहिए, इसीलिए ही हम धूमधाम के साथ जाएंगे। लेकिन डैड को उसका ये आइडिया कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। वो कहते हैं कि अरे पगली, तुम कंपनी की फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हो और मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर, पर हमें पूरी दुनिया को ये बात बताने की क्या जरूरत। और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन में सारे हमारे रिलेटिव्स होंगे,
क्या हम उनको अपनी दौलत दिखाकर जलाना चाहते हैं? नहीं ना, तो फिर इस दुम धड़की की क्या जरूरत? उनकी बात सुनकर शिची बोली कि अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलो ठीक है, हम गाँव जरूर जाएंगे और मैंने तो अपने ग्रुप को कह दिया है हमारे गाँव में 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का, ताकि ग्रैंडपा की बर्थडे की खुशी में हमारे रोड्स बिल्ड कर दिए जाए। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम हमने करवाया। डैड भी उसकी बात से सेटिस्फाइड थे, कहने लगे कि चलो भी अब तुम्हारे ग्रैंडपा हमारा वेट कर रहे होंगे, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन ग्रैंडपा की बर्थडे सेलिब्रेशन का दिखाया गया, जहाँ गाँव वाले तो पहले ही आ पहुँचे थे। दूर से एक गाड़ी को आते हुए देखकर कहने लगे कि अरे ओल्ड मैन, देखो जरा, तुम्हारा एक बेटा तो आ ही गया है, जो शहर में एक कंपनी चलाता है। कितना अच्छा है ना, बिल्कुल टाइम पर पहुंच आया। उधर ग्रैंडपा के दूसरे बेटे जानलिन अपनी फैमिली के साथ पहुंच आए थे। डैड से हेलो हाई करने के बाद पूछने लगा कि मेरा बड़ा भाई जानफू और उसकी बेटी शिची कहीं पर नजर नहीं आ रही। उनकी वाइफ फौरन से बोल पड़ी कि तुम्हें उसके बारे में पूछने की क्या जरूरत, तुम्हें पता तो है कि वो कितना गरीब है, क्या पता यहाँ आकर वो मुँह दिखाने के काबिल ही ना हो, इसलिए तो आया ही नहीं। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी कि अरे ओल्ड मैन, देखो तो सही, तुम्हारा बड़ा बेटा भी आ गया है। उधर शिची और उसका डैड एक ऑटो में आ रहे थे। मिस्टर जानलिन ने जब उन दोनों को ऑटो में देखा तो उन्हें काफी बुरा लगा, जबकि शिची जल्दी से अपने ग्रैंडपा के पास आकर उन्हें हेलो हाई करने के बाद उन्हें बर्थडे विश करती है। मिसेस जानलिन कहने लगी कि एक भाई अमीर और दूसरा भाई गरीब, ये तो हमारी फैमिली के लिए कितने शर्म की बात है। वैसे भाई साहब, आप भी तो शहर में कितने सालों से काम कर रहे हो, ऊपर वाले ने आपको काम करने के लिए हाथ पाँव दिए हैं, उसके बावजूद भी आप ये ट्राईसाइकिल चलाकर गाँव आए। इवन के गाँव वाले भी उनकी ये ट्राईसाइकिल देखकर उन पर हंसने लगते हैं। शिची को उनकी बातें बहुत बुरी लगी। वो कहने लगी कि आंटी, हम सब आपस में रिलेटिव्स हैं, आपको इस तरह की अजीबोगरीब बातें नहीं करनी चाहिए। जबकि आंटी की बेटी शाओ से कहने लगी कि अरे मेरी प्यारी कजन, मेरी मॉम ने ऐसा भी क्या कह दिया, सच ही तो कहा है, तुम्हें कड़वा लगा क्या? वैसे भी सच तो कड़वा ही होता है, और अगर तुम सच से मुँह छुपाती फिरोगी तो दुनिया में आगे कैसे बढ़ोगी? इसलिए अच्छा है कि सच्चाई का सामना करो। इस तरह की बातें कहते कहते वो शिची की तरफ एक चॉपर फेंक देती है। शिची को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रही हो? शाओ ने बताया कि थोड़ी ही देर में खाना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें अपने और अपने डैड के लिए इसमें खाना बंद करके अपने साथ ले जाना चाहिए। वैसे भी शहर में ब्रेड्स खा खा कर थक चुकी होगी ना। इधर शिची की बर्दाश्त भी अब खत्म हो चुकी थी, कहने लगी कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, इसमें मैं खाना लेकर जाऊँ या नहीं, लेकिन इसमें मुझे गार्बेज जरूर लेकर जाना चाहिए, जो कि तुम हो। ये कहते साथ ही वो शॉपर उसे पहना देती है। यहाँ तो सबके लिए ही शिची को रोक पाना मुश्किल था, लेकिन डैड उसे रोकते हुए कहते हैं कि शिची, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हारे ग्रैंडपा की बर्थडे है, इसलिए तमाशा बनाने की क्या जरूरत? शाओ को भी शिची की तरफ से सॉरी कह दिया। नेक्स्ट सीन हमें डिनर का दिखाया गया, जहाँ फाइनली खाना स्टार्ट हो चुका था और सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान मिसेस जानलिन बताने लगी कि तुम लोगों को पता है, शिहाई ग्रुप ने हमारे विलेज में 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है यहाँ के रोड्स बिल्ड कराने के लिए। शिची और डैड ने तो जब उनकी बात सुनी तो हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे कि आखिर इन लोगों को ये बात किसने बताई। इधर मिसेस जानलिन बोली कि तुम दोनों एक दूसरे को क्या देख रहे हो, इतना भी हैरान होने की जरूरत नहीं, और अभी तो मैंने पॉइंट की बात बताई ही नहीं। ये जो 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दामाद और शाओ के हस्बैंड की वजह से हुआ, क्योंकि वो शिहाई ग्रुप में एक सुपरवाइजर है। अब देख लो, तुम सब लोगों को मेरे दामाद की वजह से कितना फायदा हो रहा है। बेचारी शिची से तो ये बात हजम नहीं हो पाई और अपने मुंह से सारा पानी इधर शाओ के ऊपर फेंक देती है। फिर फौरन से उसे सॉरी करने लगी कि माफ करना, असल में तुमने बहुत बड़ी बात कह दी थी ना, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। डैड भी उसकी तरफ से सॉरी कर देता है। फिर सबका ध्यान बटाने के लिए कहने लगा कि शिची, जल्दी से उठकर सबको उनके गिफ्ट दे दो जो हम शहर से उनके लिए लेकर आए हैं। उनकी बात सुनकर शिची भी जल्दी जल्दी से उठकर सब में गिफ्ट बांटने लगी, और जब गांव वालों ने उनके ये गिफ्ट देखे तो वो इन दोनों की तारीफें करने लगते हैं कि चाहे शिची और उसका डैड कितना ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सबके लिए गिफ्ट लेकर आए। ये बात मिसेस जानलिन से बर्दाश्त नहीं हुई। वो कहती है कि शिची, तुम एक वेट्रेस हो और तुम्हारा डैड एक सिक्योरिटी गार्ड, तो इसी से ही अंदाजा लगा लो कि तुम लोग गांव वालों के लिए कितने चीप किस्म के गिफ्ट लाए होगे। शाओ बेटा, उठो जरा और इन सबको हमारी वेल्थ पावर दिखाओ। ये सुनकर शाओ उठ खड़ी होती है और अपने ग्रैंडपा को एक गिफ्ट देते हुए कहने लगी कि ग्रैंडपा, आपके लिए ये बुद्धा जेट मेरे हस्बैंड स्पेशली अब्रॉड से लेकर आए थे। कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, बस सिर्फ 1 लाख युआन का है। शिची और डैड तो सिर्फ उनकी बातें सुन सुनकर मुंह बनाते रहे, जबकि इधर गांव वाले काफी ज्यादा इम्प्रेस हो
हो गए थे कि अरे वाह 1 लाख का गिफ्ट। इधर मिसेस जानली शिची से पूछने लगी कि तुम लोग ग्रैंडपा के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो, दिखाओ तो सही, या फिर कुछ इतना चीप लेकर आए हो जो कि तुम लोगों को दिखाने में भी शर्म आ रही है। शिची ने उनकी बात का तो कोई भी जवाब नहीं दिया, मगर ग्रैंडपा से पूछने लगी कि ग्रैंडपा आपको कैलीग्राफी पसंद है ना, इसलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया है। ये कहते साथ ही वो ग्रैंडपा को एक पेंटिंग खोलकर दिखाने लगी जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। इधर शाओ ने जब उस पेंटिंग को देखा तो कहने लगी कि मैंने इसकी नेट पर प्राइस देखी थी, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तुम और तुम्हारे डैड तो इसकी ओरिजिनल पेंटिंग को कभी भी अफोर्ड ना कर पाए, इसलिए तुम दोनों यकीनन फेक पेंटिंग ही बना कर लाए होगे। कितनी गलत बात है। आगे आकर सबके सामने उस पेंटिंग को पाड़ने लगी, ये कहती हुए कि तुम दोनों मिलकर ग्रैंडपा को बेवकूफ बना रहे हो। अगर तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो कुछ सस्ती चीज ले आते। शिची और डैड बेचारे तो उस पटी हुई पेंटिंग को देखने लगे, क्योंकि उस बेवकूफ लड़की को क्या पता था कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है। शाओ के मॉम डैड भी शर्मिंदा होने के बजाय शिची से ही कहने लगे कि ये सस्ती और बेकार सी पेंटिंग तुम दोनों कहां से उठा कर लेकर आए हो। शिची को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती तब तक शाओ का हस्बैंड फान पहुंच आया था। लेट आने पर सबको सॉरी करते हुए कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ ना, इसलिए आने में जरा देर हो गई। आते साथ ही उसकी नजर उस पटी हुई पेंटिंग पर पड़ गई और फौरन से उसे उठाते हुए कहने लगा कि ये पेंटिंग ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, आखिर इसे किसने पाड़ा। शाओ बोली के हस्बैंड ये फेक पेंटिंग है, तुम भी इसे पहली नजर में देखकर फूल बन गए थे ना। लेकिन फान उस पेंटिंग को देखता रहा और कहने लगा कि नहीं नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। 2 दिन पहले हमारे प्रेसिडेंट ने इसे एक ऑक्शन में खरीदा था और मैं खुद ही इसे पिक करके लाया था। शिची दिल ही दिल में सोच रही थी कि बेटा तुम्हें क्या पता, मैं ही तुम्हारी प्रेसिडेंट हूँ। जबकि शाओ उस पर चिल्लाने लगी कि शिची सच सच बताओ, तुम इस पेंटिंग को कहाँ से चोरी करके लाई थी। शिची ने बताया कि मैं क्यों चोरी करूँगी, मैं इस पेंटिंग को अपने घर से लेकर आई थी। जिस पर मिसेस जानलिन बोली कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम ही शिहाई ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। जरा देखो तो सही, इस बाप बेटी के झूठ तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कहकर वो इन दोनों पर हंसने लगे। दूसरी तरफ से विलेज कमेटी के कुछ लोग पहुंच आए थे अपने साथ बैनर्स लेकर शिहाई ग्रुप के प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करने के लिए। वो गांव वालों को बता रहे थे कि शिहाई ग्रुप ने हमारे गांव में 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है ताकि यहाँ के रोड्स की अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। गाँव वाले तो सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए और शिहाई ग्रुप की वाह करने लगे। इधर फान कहने लगा कि अरे इतनी भी तारीफें करने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं पसंद, चलो लाओ ये मेडल मुझे पहना दो। कमेटी मेंबर ने तो उसे बीच में ही रोक दिया और पूछने लगा कि अरे भाई तुम कौन हो। मिसेस जानलिन आगे आते हुए कहने लगी कि ये मेरा दामाद है जो कि शिहाई ग्रुप में सुपरवाइजर की जॉब करता है। क्या ये सब कुछ तुम लोग गिफ्ट में इसके लिए नहीं लेकर आए। वो बोला कि अरे भाई तुम सिर्फ सुपरवाइजर हो वहाँ के, हम ये सब कुछ तुम्हें क्यों देंगे, जबकि वहाँ की प्रेसिडेंट और मेजर शेयर होल्डर भी यहीं पर मौजूद है। ये सुनकर तो वो सभी लोग हैरान हो गए और जल्दी जल्दी से पूछने लगे कि प्रेसिडेंट और मेजर शेयर होल्डर कौन है। वो कमेटी मेंबर ने बताया कि शिची और उसके डैड। और कौन। ये सुनकर तो उन लोगों की हवाइयाँ ही उड़ गई। इधर शिची उन लोगों को देखकर एक इवल स्माइल देती है, साथ ही फान को जॉब से भी फायर कर दिया। जबकि डैड उसे कहने लगे कि शिची अभी तक पेंटिंग का हिसाब तो चुका ही नहीं। जो सुनकर शिची बोली कि अरे हाँ, तुम्हें पेंटिंग के लिए भी पे करना होगा जो कि 2 मिलियन की थी। अब ये बात तो मिस्टर फान पर जैसे बिजली बनकर गिर गई हो। पेंटिंग पाड़ने के लिए वो अपनी वाइफ शाओ को दोष दे रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अब तुम खुद ही पे करो। इस बार तो डैड को भी उन पर जरा रहम नहीं आया और पूछने लगे कि ये बताओ तुम लोग वीचैट से पे करोगे या फिर अली पे से। फाइनली अपने जेलसी रिलेटिव्स के साथ भी सारा हिसाब चुकता हो गया और इसी मजेदार से सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।